सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। मैं रोशन मिश्रा एक बार फिर से आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। जैसा कि हमारा एक सीरीज चल रहा है जिसमें कि हम न्यू एजुकेशन जो कि सिलेबस अपडेट किया गया है सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का एनसीईआरटी उसी क्रम में आज आपका दूसरा लेक्चर क्लास 9 के बच्चों का होने वाला है केमिस्ट्री का, जिसमें आप सभी लोगों को एक ही वीडियो में सारी चीजें डिस्कस कर दी जाएंगी। होप सो एवरीवन गेट ऑल द पॉइंट्स वेरी interestingly. Okay, so let me discuss about the topic. And what is the topic name? Journey inside the atom. चलिए एटम के अंदर की जर्नी हम लोग चलते हैं। क्या क्या है एटम के बारे में, कैसा है, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे। एक ही शॉर्ट में सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, आप अंत तक बने रहिएगा और हर एक टॉपिक का आप नोट्स जरूर बना लीजिए। मैं ये कहीं ना कहीं आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं आप सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय नहीं गवाते हैं और अपने पहले स्लाइड पर प्रोसीड करते हैं। तो पहला स्लाइड अपना क्या दिया गया है, इस पर चर्चा करेंगे। क्या है एटम और एटम का क्या एंशिएंट प्रोस्पेक्ट है और क्या नया प्रोस्पेक्ट है, इन सारी चीजों बात करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो चलिए, है क्या अपने सामने दिया गया है, व्हाई एटम्स या मैटर, एटम्स मैटर, हिस्टोरिकल क्यूरियोसिटीज की बात करते हैं। पहला सर फंडामेंटल यूनिट होता है, जो भी चीजें हमारे आसपास देखी जाती हैं। समझिए, ये देखिए, तो ये कहीं ना कहीं किसी एटम से मिलकर बना होगा, या फिर ये आपका माइक दिया गया है, ये भी कहीं ना कहीं किसी एटम से मिलकर बना है। तो वो सारे एस्पेक्ट हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल व्हाट एवर आर देयर, सब कुछ कहीं ना कहीं एटम से मिलकर बना होता है। तो उसी पर वही चीज बताया जा रहा है क्या फंडामेंटल यूनिट होता है हर एक चीज का। जैसे एवरीथिंग अराउंड अस, चाहे एयर की बात कर लो, वाटर, रॉक्स, ह्यूमन सेल्स की बात कर लो, ये सब बिल्ड होते हैं बच्चे छोटे छोटे फंडामेंटल यूनिट से, जिसको हम लोग एटम कहते हैं। आई बात समझ। और छोटी बात और यहाँ पर डिस्कस करना, आप देखिए, आप हमारी बातों को ध्यान से सुनते चलिए, आप हर एक पॉइंट को पढ़ते चलिए। मैं गारंटी ले रहा हूं आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी विद इन वन क्लास। ओके, सो लेट मी डिस्कस। अच्छा, एंशिएंट विचारधारा कौन कौन इस पर डिस्कस किया था? तो महर्षि कन्नड़ साहब ने इसको बेटा परमाणु बोला था। और डेमोक्राइटस की बात करते हैं, इन्होंने एटॉम्स बताए थे। इस पर इन्होंने बताया कि यह जो होता है इंडिविजिबल अल्टीमेट पार्टिकल मैटर के होते हैं एटम्स। इन्होंने क्या बताया? एटम्स आर divisible ultimate particles of matter। मतलब इन्होंने बताया मैटर के, कोई भाई देखिए, मैटर जो बनता है टीनी टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है या एटम से मिलकर बना होता है, ब्लैक बिल्डिंग होती है, ठीक है। तो वो जो एटम्स होता है वो इनडिविजिबल है, ऐसा इनका मानना था। इन्होंने सबसे पहले इसका डिस्कस किया था। आगे हम बात करेंगे सर। अच्छा, इसका हम एक थोड़ा सा ब्रेक थ्रू देखते हैं। लेट 19वीं सेंचुरी में एक एक्सपेरिमेंट रिवील किया गया जिसमें बताया गया एटम्स होते हैं डिविजिबल होते हैं और ये कंपोज होते हैं छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नेम क्या है बेटा, आप जानते रहिएगा। वो इलेक्ट्रॉन है बेटा, सब एटॉमिक पार्टिकल, फिर प्रोटॉन है बेटा आपका, और फिर क्या आपका बच्चा न्यूट्रॉन है। ये दिमाग में रखेंगे आप लोग। आई बात समझ? होप सो आपको ये चीजें समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो प्लीज एक बार कमेंट कर देंगे आप लोग और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसके अलावा और दूसरी चीज, अगर आप नोट्स के लिए परेशान हैं तो नोट्स के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। आपको इस वीडियो में इस मतलब टेलीग्राम के लिंक के माध्यम से नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिए जाएंगे और वहां पर आपके इस वीडियो का पीडीएफ जो होगा बेटा वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। चलिए बात करते हैं। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दिया और उनके कुछ लिमिटेशंस भी थे। तो इन्होंने इस पोस्टुलेट को 1808 में दिया। कब दिया बच्चे? 1808 में दिया। इन्होंने बोला ये इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। मैटर जो होते हैं इंडिविजुअल पार्टिकल, जिसे एटम बोलते हैं, उससे मिलकर बना होता है। ये तो आप समझ ही गए होंगे बेटा, जो मैटर्स होते हैं या एटम्स होते हैं वो इंडिविजुअल नहीं है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं सर। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ये तो होता ही भाई, ये तो बात सही है इनकी। ये बात जो ये पोस्टुलेट गलत नहीं है। आगे बात करते हैं सर। एटम्स कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म द कंपाउंड्स। बिल्कुल ये भी बात सही है, इस बात को भी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। फिर आगे बात करते हैं इनका क्या ड्रॉबैक था, लिमिटेशंस क्या थे, इस पर बात करते हैं। जो ये इंडिविजिबिलिटी बताए थे, ये कहीं ना कहीं फेल हुआ, जिससे कि आपको पता होगा सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो फॉर्मेशन हुआ, जो एक्सपेरिमेंट हुआ, वो रिवील होते हुए ये चीज पता चला कहीं ना कहीं जो है एटम्स जो होते हैं बेटा वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। इनकी ये बातें जो है कहीं ना कहीं गलत साबित हो गई। सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं पार्टिकल्स। आई बात समझ आपको? आगे हम बात करते हैं
डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रूव्ड एटम्स आर डिविजिबल। उन्होंने क्या प्रूफ किया, ये इस चीज से हमको क्या प्रूफ हुआ बेटा, एटम्स कहीं ना कहीं डिविजिबल है। आगे हम बात करते हैं सर, इन्होंने एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया, व्हाई आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। अच्छा, डाल्टन का ड्रॉबैक क्यों आया, लिमिटेशन क्यों लगा, इन्होंने ये प्रूफ ही नहीं कर पाया कि सेम ही एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं उनके मासेस अलग अलग क्यों होते हैं। इस वजह से इनके जो थ्योरी थे वहां पर लिमिटेशन दिए गए, ड्रॉबैक हुआ। आगे हम बात करेंगे सर, और भी मजेदार चीजें हैं, कहीं ना कहीं आपको एक ही लेक्चर में सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी और हर एक उस पहलू को यहां पर जोड़ रखा गया है जो कि आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अपडेट किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए, डिस्कवरी ऑफ द सबएटॉमिक पार्टिकल्स कैसे कैसे कब कब कौन कौन किया, इस पर चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्कवरी हुई, ये पॉस्टुलेट किसके द्वारा लाया गया, जे जे थॉमसन के द्वारा। कब लाया गया, 1897 में लाया गया। ठीक है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इसको लाया गया और यहाँ पर ये प्रूफ किया गया कि ये जो होता है बेटा निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। आगे हम बात करेंगे सर, और क्या चीज दी गई सर, प्रोटॉन को अगर बात करें तो ई गोल्डस्टीन साहब ने 1886 में इस चीज को प्रूफ किया, ये भी आप दिमाग में रखेंगे। कैसे, कैनाल रे के माध्यम से, पॉजिटिवली कैनाल रे एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। तीसरी बात करते हैं, न्यूट्रॉन की बात करने वाले बेटा। न्यूट्रॉन को जो है जेम्स चैडविक साहब ने 1932 में, कब, बहुत बाद में इसको डिस्कवर किया गया। ये न्यूट्रल चार्ज होते हैं और लगभग इक्वल किसके होते हैं, प्रोटॉन के लगभग इक्वल होते हैं, ना कि इक्वल होते हैं। ठीक है, लगभग इक्वल होते हैं ना, ये दिमाग में रखेंगे। ये तीनों चीज आपका प्रूफ किया गया। आगे हम बात करेंगे सर, और भी क्या चीजें इसमें दी गई हैं, देखिएगा। अगली मजेदार चीज है थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन मॉडल आ गया बेटा। जे थॉमसन मॉडल क्या था, इस पर हम बात करते हैं ना, क्या था, देखिएगा। देखिए, इनके मॉडल को प्लम पडिंग भी बोला जाता है। था क्या इनका मेन प्रपोजल, एटम्स इज अ स्फीयर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज विथ इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड लाइक द सीड्स इन द वाटरमेलन। जैसे ये देखिए, ये वाटरमेलन है, ठीक बेटा, इसमें कलर थोड़ा बदलते हैं। चलिए, ये आपका इन्होंने वाटरमेलन बनाया। इन्होंने बोला जो एटम पॉजिटिव चार्ज होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इस पॉजिटिव चार्ज में एम्बेडेड होते हैं, ये चीजें, ये पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पर दिखाया उन्होंने और इसमें बोला कि कहीं न कहीं ये एम्बेडेड होते हैं, इसके अंदर छिपे होते हैं। ठीक है, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये सब आपको क्या दिख रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज एटम दिख रहा है बेटा। और इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसमें कहीं न कहीं छिपे होते हैं। ये चीज इन्होंने हमको डिस्कस किया था। क्या इस पर चर्चा करते हैं। टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज मेकिंग द एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये भी बात सही है कि टोटल इनका चार्ज होता है, उनके टोटल नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज पूरा और नेगेटिव चार्ज मतलब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे न्यूट्रल पार्टिकल माना जाता है। आपको यहां तक समझ में आया होगा। एक सेकंड, चलिए, आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब इनके ड्रॉबैक क्या थे, इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट प्रूव किया था, इस चीज को एक्सप्लेन करने में कहीं न कहीं विफल हो गए। अगर इनके अकॉर्डिंग समझिएगा, इन्होंने बताया जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहीं न कहीं प्रोटॉन या पॉजिटिव रेस के मतलब पॉजिटिव पार्टिकल्स के अंदर कहीं न कहीं इमिटेड होते हैं, छिपे होते हैं। तो बेटा जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड साहब ने किया था अल्फा पार्टिकल के माध्यम से, वो कैसे इस पर लागू नहीं होता, इसके वजह से इनका ड्रॉबैक हुआ जे थॉमसन साहब का। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, और भी मजेदार चीजें हैं, कहीं कहीं हम लोग बात करने वाले हैं रदरफोर्ड के गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट पर बात करने वाले हैं बच्चे। अब जो रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में हम आपको बता दें। इन्होंने एक गोल्ड फॉयल लिया और उस पर अल्फा पार्टिकल की बमबारी करवाई। ठीक है, क्यों, क्योंकि थॉमसन साहब ने इसको बताया एक वाटरमेलन का क्या होता है बेटा, एक वाटरमेलन जैसा जो रेड कलर का इसमें बोल सकते हो जो वाटरमेलन होता है, रेड कलर को उन्होंने बताया पॉजिटिव चार्ज है और इसमें जो सीड्स होते हैं उसको इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन होते हैं निगेटिव चार्ज, कहीं ना कहीं उसमें इम्बेडेड होते हैं। इस चीज को कहीं ना कहीं इस पॉस्टुलेट को इन्होंने सही रास्ते से या सही तरीके से प्रूव करने की कोशिश की और इन्होंने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट लिया। इसने एक गोल्ड फॉयल लिया और इस पे जो है कंटिन्यूअसली अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी करवा कर ये प्रूफ करना चाहते थे कि क्या इलेक्ट्रॉन्स सचमुच फैले हुए हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में है, स्पीडेड आउट है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स कहीं अपने फिक्स ऑर्बिट में है, या इन्होंने बोला कि न्यूट्रॉन्स और जो प्रोटॉन है क्या वो चारों तरफ फैले हुए हैं जैसा कि थॉमसन साहब ने बताया। इन सारी चीजों का उन्होंने निचोड़ दिया। अभी समझिएगा, आपको समझ में आएगा, पूरा मजा आ जाएगा, आप लोग पूरा पढ़ कर जाइएगा। ठीक है, क्या है, इन्होंने रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉयल का, गोल्ड फॉयल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है बेटा, ये गोल्ड फॉयल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है बेटा।
चलिए चर्चा करते हैं। देखिए गोल्ड फॉयल है, बना हुआ है, इस पे यहां से रेडियो एक्टिव सोर्स के माध्यम से कंटिन्यूअस जो है अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी करवा रहे हैं, एक बीम जा रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस। अब समझिएगा, इसमें मैक्सिमम पार्टिकल्स, मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू गोल्ड फॉयल विदाउट डिफ्लेक्शन, बिना किसी मोड़, किसी रिवर्समेंट या फिर कोई ना तो डिफ्लेक्शन हुआ ना तो कुछ हुआ, सीधा निकल गया। और कुछ पार्टिकल्स बहुत छोटे एंगल से, जैसे ऐसे मान लीजिए कंटिन्यूअस जा रहा है, मेरी बात समझिएगा, ऐसे कंटिन्यूअस जा रहा है, गोल्ड फॉयल है, मेरी बात समझिएगा, ये आपका गोल्ड फॉयल है, कंटिन्यूअस जा रहा है, इसमें ये मैक्सिमम पार्टिकल्स जो बेटा बाहर निकल गए। क्या हुआ? मैक्सिमम पार्टिकल्स बाहर निकल गए। वहीं पर उन्होंने बताया कुछ पार्टिकल्स हल्के एंगल से, जैसे समझिएगा ये यहां गया, हल्के एंगल से ऐसे निकल गया, ठीक है, स्मॉल एंगल्स, स्मॉलर एंगल से। ये समझ में आया आपको? यहां तक समझ आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं, इन्होंने कुछ और भी चीजें बताई, वो क्या थी? लगभग 12,000 पार्टिकल्स में सिर्फ एक पार्टिकल, out of the 12,000 particles, 12,000 alpha particles, only one particles have deflected at the angle of the 180 degree, was by which it is proved that कि जो एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक उनका फिक्स, प्रोटॉन का एक फिक्स ऑर्बिट है, फिक्स प्लेस पर रहता है। तो वहीं से न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियस का खोज हुआ, ये दिमाग में रखेंगे। आगे हम बात करेंगे, और भी चीजें आपको मिलेंगी, मजा आएगा, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपको ये जो कॉन्सेप्ट होगा, अगर आपको नहीं समझ आया होगा, एक बार आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज पुट कर देंगे। बाय द वे, एक बार रिवर्स करके आप देख लीजिए, पूरी चीज समझ में आ जाएगी। मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा, ठीक है। अगर आप पूरी बात सुन लेंगे, यहाँ पर सारे बच्चों को दिक्कत होती है, और एक बार यदि आप सुन लेते हैं तो आपको कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए, इनके जो मॉडल कंक्लूजन थे वो क्या था? इन्होंने बताया मोस्ट स्पेस इनसाइड द एटम आर द एम्प्टी। उन्होंने बोला डेंस या पार्शियली चार्ज सेंट्रल कोर कॉल्ड द न्यूक्लियस कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल मासेस। मतलब न्यूक्लियस में प्रेजेंट, मतलब ये है यहाँ पर जो है बेटा आपको बताया जा रहा है क्या? पार्शियली चार्ज, जैसे आप लोग प्रोटॉन के नाम जानते हो, ये कहीं कहीं न्यूक्लियस में होता है। ये चीज इन्होंने बताया। और इन्होंने बताया मैक्सिमम प्लेस जो होते हैं बेटा वो इम्पटी होते हैं, खाली होते हैं। ये भी चीज इन्होंने प्रूव किया। सर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। अच्छा, इन्होंने ये भी बताया जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस ये है, न्यूक्लियस में ये कहीं कहीं सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसे जो है, सॉरी ऐसा, ठीक बेटा, ऐसा एक कंडीशन ऐसा आएगा बेटा, ये इसमें जंप कर जाएगा और एटम जो है खत्म हो जाएगा। ये दिमाग में रखिए, इसकी वजह से ड्रॉबैक हुआ। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, रिवॉल्विंग चार्ज इलेक्ट्रॉन्स लूज एनर्जी कंटिन्यूअसली बाय रेडिएशन। भाई कंटिन्यूअस अगर ये मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो कहीं कहीं अपने एनर्जी को लूज कर रहा है। साथ ही साथ एक कंडीशन ऐसा भी क्रिएट होगा बेटा कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहीं कहीं आके न्यूक्लियस में जंप कर जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन का द एंड हो जाएगा ना। आगे सुनेगा, रिजल्ट क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स शुड स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस एंड मेक द एटम्स अनस्टेबल, बट एटम्स आर हाईली स्टेबल। लेकिन रियलिटी क्या है? एटम्स जो होते हैं सचमुच कहीं कहीं आप ये जानते नहीं वो स्टेबल होते हैं। तो इन्हीं के पोस्टुलेट को खत्म करने के लिए कोई और भी आया है भैया, देखिएगा, एक्सेप्शन पे एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा। देखिए बोहर साहब आ गए, कहें ऐसा कुछ नहीं है भैया, है क्या वास्तविकता? समझिएगा, उन्होंने बताया वास्तविकता ये है, हाँ, उन्होंने कहा वास्तविकता ये है कि सबका अपना अपना घर डिसाइड है भैया, अपने अपने घर में रहिए, कोई घर के बाहर मत जाइए, ठीक है। अगर घर के बाहर जाओगे तो लीला समाप्त हो जाएगी आपकी। ऐसा कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, बोला मैं तेरा घर डिसाइड कर दे रहा हूं, अपने घर में रहना शुरू कर दे भाई, घर के बाहर गया तो गया तू, है ना, ये कॉन्सेप्ट दिया। तो चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं, है क्या ये। देखिएगा, इन्होंने सेल डिवीजन किया, हर एक एटम का अपना एक डिसाइडेड घर होता है, एक सेल होता है, एक ऑर्बिट होता है। ये बोरबरी साहब ने हमको बताया। चलिए बोहर्स मॉडल के बारे में बात करते हैं। बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम, ये पोस्टुलेट 1913 में दिया था इन्होंने, 1913 में दिया। दूसरी बात बात इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दिस स्पेशल ऑर्बिट कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट और द सेल, एनर्जी सेल, या फिर इसको ऑर्बिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्बिट बोलते हैं, या फिर अपने शब्दों में इनको घर बोल सकते हैं। इनका एक फिक्स घर होता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे और क्या चीजें उन्होंने बताया। सर while in these discrete orbit electrons do not radiate energy, इस डिस्क्रीट ऑर्बिट में वो अपनी एनर्जी को अपने साथ कंटेन किए रहते हैं, कंटिन्यूस रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो उनकी एनर्जी उनके पास है। आगे बात करते हैं, इन्होंने सेल का नाम बताया के, एल, एम और एन। इन्होंने बताया ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, और ये तीसरा सेल है, और ये चौथा सेल है। ये चीज इन्होंने डिस्क्राइब किया। आगे हम बात करेंगे और भी क्या। ये देखिए यहाँ पर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको समझा दूं। इन्होंने ये बनाया एनर्जी सेल, इसके ऊपर के, एल, एम, एन। मैं आपको, रुकिए मैं पूरा डिलीट कर दूं पहले, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इन्होंने एक ऑर्बिट बनाया, पॉजिटिव चार्ज जहां पर आपके प्रोटॉन रहते हैं, ठीक बेटा।
उसके बाद इन्होंने सेल बनाया, क्या बनाया, सेल, एक के एल एम और एक एन। आया समझ? थोड़ा सा इरेजर ले लेते हैं, इरेजर में क्या चीजें हैं देखिएगा, ऐसा कुछ, ओ नो ये सब क्या हुआ, चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से कोशिश करता हूँ, के एल एम एन। चलिए इरेजर ले लेता हूँ, इरेजर में वही लूंगा, हाँ ये देखिए ना, अब हो गया, सिस्टम बन गया, जो बना रहा था वो बन गया। ठीक बच्चे, अब आपको शायद समझ में आए? ठीक बच्चे, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, क्या है इन्होंने बताया, ये है, थोड़ा कलर बदल लेते हैं, यहाँ पर व्हाइट कर लेते हैं, के एल एम एन, 1 2 3 4, इन्होंने आर्बिट्स के नाम दे दिए। आई बात समझ आपको? इनके फिक्स घर होते हैं, अपने घरों में आपको रहना है, और उन्होंने बताया एक घर में जैसे आपको पता है 1 BHK 2 BHK 3 BHK 4 BHK फ्लैट होता है, एग्जैक्टली लाइक दिस, इतने में इतने लोग रहेंगे, इतने में इतने, 1 BHK में 2 लोग से ज्यादा नहीं, 2 BHK में 4, ऐसे होता है ना अपने यहाँ, वैसा ही मेन कॉन्सेप्ट इनका भी है सर। एक में जो है 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, और इन्होंने एक क्रूशियल पॉइंट यहाँ डिस्क्राइब किया कि लास्ट या आउटर मोशन में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, इस चीज को भी इन्होंने प्रूव किया। चलिए हम आगे बात करते हैं इनके एक्सपेरिमेंट पर, क्या है इसको आप लोग समझ लीजिएगा। अब हम आप लोग को चलिए आगे लेकर चलते हैं। ये देखिए इन्होंने क्या प्रपोज किया, इन्होंने बताया, देखिए जैसे अभी मैंने आपको बताया, बोरबरी रूल्स क्या था, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सेल इंडेक्स इज एन कैलकुलेटेड यूजिंग फार्मूला। फार्मूला क्या है, एक सेल के लिए 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स वहां पर मैक्सिमम रह सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट ओनली 2n स्क्वायर अमाउंट, ओके, 2n n इक्वल टू नंबर ऑफ द सेल, n इक्वल टू द नंबर ऑफ द सेल, ओके। तो पहला सेल अगर हम लोग ऐसे अकॉर्डिंग टू इसके हम लोग ऐड करते हैं, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2n स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 2 हो जाएगा। l की बात करते हैं, 2 इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 4 2 जाए 8, 8 की 8 हो जाएगा। m की बात करते हैं, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18 हो जाएगा बच्चे, और n की बात करते हैं 2 इंटू 4 का स्क्वायर, बेटा ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। लेकिन इन्होंने एक पॉसिबिलिटी भी दिया, इनका ऑपरेशनल रूल क्या था, ऑक्टेट लिमिट। ऑक्टेट लिमिट में क्या होता था बेटा, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में रह सकते हैं वो 8 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। मतलब मान लो हमने बनाया यहाँ पर क्या, हमने बना दिया, चलिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, क्लोरीन 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं बेटा, चलिए करते हैं। तो पहले सेल में कितना हो जाएगा बेटा, दिमाग में रखिएगा, पहले में आपका 2 हो जाएंगे, दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरे में देखिएगा, अब आउटर मोशन इनके पास 17 होते हैं, 10 हो चुके हैं बेटा, अभी कितना और चाहिए, 7 और चाहिए। लेकिन दिमाग में रखिए आउटर मोशन में 8 से ज्यादा ऑक्टेट रूल को का वो पालन करेंगे, तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर बेटा 1 2 3 4 5 6 6 7, बस एक कमी है, ये आप समझाइए। मतलब आउटर मोशन में बेटा वह कभी भी 8 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते हैं, इनका ये ऑपरेशनल रूल था। स्टेप वाइज फिलिंग की बात करते हैं, इनर सेल मस्ट बी कंप्लीटली फिल्ड आफ्टर दैट ऑफ द आउटर मोस्ट, जैसे मैंने पहले को भरा उसके बाद दूसरे में गया, फिर तीसरे को भरा, फिर चौथा, ऐसा कॉन्सेप्ट है सर। अगला एग्जांपल जैसे सोडियम के 2 8 1, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया गया है, देखिए यहाँ पर। होश हो यहाँ तक सबको समझ, अगर समझ में आ रहा है बच्चे एक बार आप लोग शेयर कर देंगे, और पूरा वीडियो आप देख करके जाइए, विश्वास मानिए कहीं ना कहीं आपकी पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाएगा। आपको हर एक चीज यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ जो कि आपको यूट्यूब पे कहीं भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल रहा है, मेरी बात मान लीजिए, आप देख लीजिएगा अगर मिल जाए तो, और इस कॉन्सेप्ट के साथ और इस एफर्ट के साथ, दैट्स इट। चलिए अब हम बात करेंगे वैलेंसी और आउटर मोस्ट शेल की बात करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए अभी मैंने बताया क्लोरीन का कितना था, 287 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनके कितने होंगे आप बताएंगे। अगला डेफिनेशन ऑफ द वैलेंसी, अगर देखिए इसका क्या है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू अचीव अ स्टेबल ऑक्टेट आर डुप्लेट आर कॉल्ड द वैलेंसी। ठीक है, अब कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, इनका एक इलेक्ट्रॉन ही कंबाइन करेगा बेटा, तो ये वैलेंसी इनकी कहलाएगी। ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, एक से कॉम्बिनेशन करेगा या एक गेन करेगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, इनकी वैलेंसी हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं सर कैलकुलेशन कैसे होता है बेटा, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस देन और 4 इक्वल टू द 4, तो वैलेंस क्या होगा, उसके इलेक्ट्रॉनिक नंबर ही उसके जो है वैलेंसी कहलाएंगे। इफ द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 4, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी,
8 इलेक्ट्रॉन से कम होगी, ठीक है, या उनमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा उनकी वैलेंसी क्या है, बस सिंपल सा है। जैसे अभी क्या है, ये इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग समझिएगा। मान लीजिए आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसको जो है 8 में से माइनस कर देंगे, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर हम सोडियम की बात कर लेते हैं, सोडियम की बात कर लेते हैं, किसी बात कर लेते हैं, सोडियम की बात कर लेते हैं, या फिर आप बात कर लीजिए कैल्शियम की बात कर लीजिए। कैल्शियम में भी 8 में से 6 माइनस कर देंगे ना, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 से ज्यादा है बेटा तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही हो जाएंगे, सॉरी लेस है, ऐसा समझिए ना। जैसे अभी हमने सोडियम के बारे में बात किया, सोडियम क्या 281 है, यही है। तो बताया क्या क्या, इफ वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 4 या इक्वल टू द 4, लेस देन 4 है ना बेटा, ये तो यही उसकी वैलेंसी कहलाई जाएगी, यही इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंसी, जैसे सोडियम का तब 1 हो जाएगा वैलेंसी। वहीं पर अगर ज्यादा हो रहा है बेटा तो 8 में से उसको घटा देंगे, तो जैसे अभी हमने इसको किया 8 - 7 कर दिए बेटा, आपका 1 आ गया। ये कैलकुलेशन रूल आप दिमाग में रख लीजिए, आपको वैलेंसी से कभी भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, विश्वास मानिए, मैं गारंटी ले रहा हूं। जाइए, इससे बेहतर कॉन्सेप्ट आपको कोई बता देगा, बताइएगा मुझे। बहुत ही मजेदार एक कॉन्सेप्ट है, फिर समझ लीजिए, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा बच्चे। देखिए, पहले मैंने आपको बताया वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही होता था उनकी वैलेंसी, ठीक है। फिर मैंने बताया ये कंबाइन करके जो अपने इलेक्ट्रॉन को स्टेबल करते हैं ऑक्टेट के माध्यम से, डुप्लेट के माध्यम से, वो उनकी वैलेंसी कहलाती है। तीसरी बात, इसको कैलकुलेट करने का एकदम सिंपल सा फंडा है। मान लीजिए आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, क्या किया आपने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। मैं आपको समझाता हूं, मैंने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, मैंने कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, मैंने एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, मैंने क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। सबका मैं करके दिखा दे रहा हूं, फटाफट आप लोग दिमाग में रखिएगा। एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा 283, कैल्शियम का 28 और 8 और 2, ठीक बेटा। इसका कितना होगा 281, इसका कितना होगा 2,6, इसका कितना होगा 2,8,7। अब देखिए, इसके इस रूल के अकॉर्डिंग दिमाग में रखिएगा, अगर बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा कम है या उसके बराबर है तो आप क्या करेंगे, 4 से कम है या फिर 4 है तो बेटा उसकी वैलेंसी वही हो जाएगी आउटर मोस्ट शेल की। ये देखिए, ये ठीक है, ये इनकी वैलेंसी कही जाएगी। अगर यही ज्यादा है तब क्या करेंगे, मतलब 4 से अधिक है तो क्या होगा बेटा, आप 8 में से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को माइनस, यहाँ पर 6 को माइनस किया हमने, क्या मिल गया 2 हो गया। यहाँ पर हम बात करेंगे 8 - 7 की बात कर लिए, यहाँ पर बेटा आपका 1 हो गया। यही इनकी बैलेंसी है, शायद आपको समझ आया होगा, और इस बैलेंसी से आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, इसको कहीं आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। ये देखिए, आपको दिया एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर क्या होता है बेटा, तो एटॉमिक नंबर को हम लोग जो है यहाँ पर समझिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ORR, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, ये होता है एटॉमिक नंबर। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं बेटा मास नंबर की बात करते हैं, एटॉमिक मास की बात करें या मास नंबर की बात करें, मास नंबर की बात कर रहे हो तो मास नंबर इक्वल होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये आपका होता है मास, ठीक है। किसी भी एटम का अगर आप एडॉप्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको ये विजिबल नहीं है, इसलिए इस चीज को मैं यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट कर दिया हूँ, P इक्वल टू प्रोटॉन और N इक्वल न्यूट्रॉन। होप्स आपको यहाँ पर समझ में आया हो, एक बार आप लोग जरूर लाइक करते चलिए और वीडियो को शेयर करते चलिए। चलिए हम लोग बात करते हैं बेटा आइसोटोप क्या होते हैं और इसके डेफिनेशन और एप्लीकेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, गर्मी बहुत लग रही है बच्चे, थोड़ा सा अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो कहीं न कहीं हमको भी अच्छा लगेगा, और हम आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। हर दिन आपको जो है वीडियो मिलती रहेगी, हो सकता है कल नहीं परसों से आपको जो है फिजिक्स के भी क्लासेस मिलना शुरू हो जाए, और एकदम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीज प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो बेटा थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप लोग तो किसी को भी यार सपोर्ट कर देते हैं, सो लेट अस सपोर्ट अस, थैंक यू। चलिए बात करते हैं बच्चे, आइसोटोप की बात कर रहा हूँ, डिफिनेशन एंड इसके एप्लीकेशन। Atoms of the same element having same atomic number but different atomic mass या mass number is called the isotopes। क्या कहा जाएगा आइसोटोप। जैसे 1H1 आप हाइड्रोजन का देखिए 2H1 सॉरी 1H1 एंड 1H1 1H2 और 1H3। देखिए यहाँ पर न्यूट्रॉन क्या होगा, न्यूट्रॉन इक्वल टू 0 है, यहाँ पर न्यूट्रॉन इक्वल टू बेटा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। ये ध्यान रखिए। इनके एटॉमिक मास देखिए डिफरेंट है,
एटॉमिक मास देखिए तीनों में डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर हमेशा Z इक्वल है और यहाँ पर A नॉट इक्वल है ना, नॉट इक्वल है, एटॉमिक मास जो है नॉट इक्वल है। यही आपके बेटा क्या हो जाते हैं आइसोटोप्स। आगे बात करते हैं इनके यूजेस कहाँ है। यूरेनियम की अगर बात करते हैं ये रिएक्टर फ्यूल के रूप में यूज किया जाते हैं, कोबाल्ट जो है कैंसर थेरेपी के लिए यूज किया जाता है, और वहां पर आयोडीन की बात करते हैं ये गाइटर के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है आयोडीन का। आगे हम बात करने वाले हैं, दिमाग में रखिए, मजा आएगा आपको, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके तभी जाऊंगा। आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए, कहीं ना कहीं आपको ये बेनिफिशियल लगेगा। और ये पूरा सिलेबस इतना फास्ट कोई रिवाइज करके दे दे, इतना फास्ट आपको डिटेल में डिफाइन करके चला जाए, बताइएगा मुझे। मैं भाई बता रहा हूँ एकदम माइंड ब्लोइंग क्लास है, आपको कहीं ना कहीं मजेदार एक क्लास मिलने वाली है। ठीक है बच्चे, थैंक यू। आगे देखिए, अभी थैंक यू मतलब अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ बच्चे, दिमाग रखिए। आइसोबार के डेफिनेशन की बात करते हैं बच्चे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट एटॉमिक नंबर Z इज नॉट इक्वल बट एटॉमिक मास इज इक्वल, ये इक्वल होना चाहिए। जैसे आर्गन की बात कर लीजिए, कैल्शियम की बात कर लीजिए, बेटा एलिमेंट अलग अलग है, आर्गन अलग है और कैल्शियम अलग है, दिमाग रखिएगा। यहीं पर हम लोग बात करते हैं इनके एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं, वो अलग अलग है, दिमाग देखिए। आर्गन का 18 और एटॉमिक मास 40, कैल्शियम का 20, इसका भी एटॉमिक मास 40। यहां पर देखिए एटॉमिक मास इक्वल है, वहीं पर हम लोग बात करते हैं Z इक्वल टू Z नॉट इक्वल है ना बेटा, Z नॉट इक्वल है मतलब एटॉमिक नंबर इक्वल नहीं है। ठीक है, ये आइसोटोप कहलाते हैं। चलिए, आइसोटोप और आइसोबार में क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर, आइसोटोप जो होता है सेम एटॉमिक नंबर लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास होते हैं। ठीक है, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं बेटा वो आइडेंटिकल पहचाने जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं आइसोबार की, इनके केमिकल प्रॉपर्टी जो है एकदम अलग होते हैं, और यहाँ पर एटॉमिक मास तो डिफरेंट होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होते हैं लेकिन एटॉमिक मास जो होते हैं सेम होते हैं, ये चीज बताया जा रहा है, ये दिमाग में रखिएगा। आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा हो बच्चे आप लोग कंटिन्यू देखिए, जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा है प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज मेक श्योर फॉर दैट rewatch the video and I'm making sure you will get everything, you will get understand all the topics whatever is presented here. Okay, we will discuss for the next. चलिए, डाल्टन साहब ने 1808 में दिया अपना वो पोस्टुलेट इंडिविजुअल सॉलिड स्फीयर थ्योरी। आगे बात करेंगे, थॉमसन साहब 1897 में दिया, डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन प्लम पुडिंग मॉडल को माध्यम से, और रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल टेस्ट किया न्यूक्लियर एटम के माध्यम से 1911 में। 1913 में बोहर साहब ने क्वांटाइज्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट सेल का निर्माण किया, KLMN का उन्होंने वो डिस्कवर किया, और चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन की खोज की, ये दिमाग में रखिएगा 1932। ये क्विक रिवीजन नुमा है, ये डाटा आप याद कर सकते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे सर, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्विक रिकॉल, और क्वेश्चंस आपके हैं, एनोड रेज डिस्कवरी क्या हुए, विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स वाज डिस्कवर्ड यूजिंग कैनाल रे, एनोड रेज एंड बाय होम, किसके द्वारा, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन सेल कैपेसिटी पर है, सर व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी हेल्ड इन द m सेल n इक्वल टू 3, बताइए सर। वही सेल नंबर 3 में सर वैलेंसी चैलेंज है, सर n एलिमेंट है एटॉमिक नंबर इतना, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द वैलेंसी, भैया 2 8 सॉरी मुझे नहीं बताना, आपको बताना है। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप बताइए, इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं, और आपको यहां तक का वीडियो पूरा पसंद आया होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और एक वीडियो में सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया हूं। बेटा आप जाइएगा अपना एनसीईआरटी मिलाइए, अगर आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट मिल जाए इतने जल्दी और इतने इजी वे में तो मुझे बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग चैनल पे अगर नए हो तो ऐसे बने रहिए, हर दिन सुबह 6:30 बजे आपको एक क्लास मिलेगी, हमारी क्लास ये फिक्स है, आपको मिलेगी, चाहे सोशल साइंस की मिले या फिर केमिस्ट्री की मिलेगी, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आपको सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। आप लोग धैर्य बना के जुड़े, आपको कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी बेटा, मेरे कोचिंग के माध्यम से बच्चे ने बहुत अच्छा किया है। विगत 5 वर्षों से मैं सीबीएसई बोर्ड में, 6 वर्षों से मैं बहुत काफी वर्क कर रहा हूं, और आप सबके लिए वर्क करता रहूंगा। सो प्लीज मेक श्योर फॉर प्रॉपर लाइक, शेयर, कमेंट एंड मेक श्योर फॉर सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, लोगों को हमारे तक जोड़िए, और बताइए कि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति है आपको अच्छा पढ़ाने का प्रयास कर रहा है, तो आप प्रयास करिए भैया, हाँ हम भी प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।